एक इलस्ट्रेशन थी बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक ये वाली इलस्ट्रेशन रह गई है, फिर एक एंटायरली फ्रेश टॉपिक है, ठीक है ना, वो देखेंगे और फिर इन्वेंट्री आपका खत्म हो जाएगा। चलिए आइए एक बार पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventory as on 31st March 22। अगर मैं इसका मतलब निकालूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं मुझे कैलकुलेट क्या करना है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कौन से दिन की? 31 मार्च 2022। बहुत अच्छी बात है जी। 1 अप्रैल 21 को कितनी वैल्यू है बेटे? कहने से दिस इज ओपनिंग। आइए जरा एक बार, अभी आपने कुछ लिखना नहीं है, एक पैटर्न से मैं ही बनवाऊंगा, बट अगर मैं बोलूं, क्या मैं कह सकता हूं मुझे 1421 इसकी वैल्यू दी हुई है बच्चों, इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है। कितने रुपए था वैसे? 1,42,500। बहुत अच्छी बात है जी। और मुझे कैलकुलेट कौन से दिन की इन्वेंट्री करनी है? 31 मार्च 22। क्वेश्चन कह रहा था भैया इसकी वैल्यू निकाल दो, तो देख लेंगे भाई कैसे निकलेगी। अब एक बार क्वेश्चन को रीड कर, मुझे ओपनिंग दे रखा है, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? परचेस। तो ऐड कर दूंगा इसमें। मान लो अगर इन्वेंट्री की वैल्यू के बारे में सोचे और मान लो कुछ ना बिका हो, तो 142,500 प्लस 7,62,500। आगे क्या खर्चा दे रखा है, ऐड कर दूं या नहीं करूं? मैन्युफैक्चरिंग भी ऐड हो जाता है जी, आपको इंक्लूजन्स के अंदर पता ही ऐड होती है। सेलिंग एक्सपेंस नहीं होगा, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है मेरे लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं होगा। फाइनेंशियल चार्जेस नहीं होता। इंटरेस्ट इंटरेस्ट, मान लो मेरा स्टॉक पड़ा है, मैंने उधारी पे लिया, मेरे को मोबाइल की शॉप खोलनी है, मैंने मोबाइल खरीदे करोड़ों के लोन लेके, तो मैं उस पर ब्याज दे रहा हूं, क्या वो इन्वेंट्री कॉस्ट होती है? नहीं होती है। ठीक है जी। अब आगे क्या दे रखा है बच्चे? सेल्स, यानी कि कुछ सामान तो बिक भी गया है, ठीक है, तो माइनस होगा। बट लेट मी आस्क यू, ये तो सेल प्राइस है ना बच्चे, मुझे माइनस क्या करना चाहिए? कॉस्ट करनी चाहिए। तो देखेंगे कैसे निकलेगा, लेकिन अभी आगे और भी चीजें देखें। At the time of valuing inventory on 31st March 21, that is on the very beginning, कि जब आपने वैल्यू करा, a sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000। क्या बोल रहा है सर ये? हाँ, 50, आपने कुछ परचेज करा था 50,000 का, उसमें से कितना राइट ऑफ हो चुका है, तो अभी भी कितना बचा है? फोकस से करना पड़ेगा आपको आज। 32,500 आज भी वैल्यू है, और वो ये कह रहा है कि जब तुमने ये वैल्यूएशन निकाली है ना, तो इसके अंदर 32,500 बैठा हुआ है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक बार सारे बच्चे फोकस से देखना आज की इन्वेंट्री की क्लास, अगर आपको समझ आ गई तो चैप्टर यहीं कहीं ओवर हो जाएगा, नहीं तो आप वीडियो ही देखते मिलोगे आप। ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, पर वैसे आपको बता रहा हूं आगे का 1.5 घंटा काफी टेक्निकल जाने वाला है आज। ओपनिंग वैल्यू 142,500, और वो क्या बोल रहा था? ठीक है, वो बोल रहा था परचेज परचेज की बात कर ली। जब आपने 31 मार्च को ये वैल्यू निकाली है, तो आपने कितना राइट ऑफ करा हुआ है, और कितने रुपए में से? तो 32,500 तो आज भी है, तो 142,500 के अंदर 32,500 है। सर ये कहानियां क्यों कर रहे हो बेटे? मैं इसको एबनॉर्मल आइटम के तरीके से ट्रीट करूं, मतलब कुछ मटेरियल ऐसा है जो थोड़ा स्लो मूविंग होगा, जो राइट ऑफ करने की जरूरत पड़ रही है, एंड was sold ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000। यानी कि यही वो इन्वेंट्री जो 50,000 की थी, जिसमें 17,500 राइट ऑफ हो गया था, जिसकी बुक वैल्यू 32,500 की थी, वो कितने का बिक गया? मेरा काम प्रॉफिट निकालने का नहीं। बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस
इस ट्रांजैक्शन को अगर हटा दिया जाए तो जनरली ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है? 20% ऑफ सेल। सर करना क्या है सर? करना ये है बेटे कि हमें जानना है कि हमारी इन्वेंट्री कितने की है, और आप मुझे बता दीजिए जब मुझे अपनी इन्वेंट्री निकालनी है तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होगी, और मैं अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिवाइड कर। एबनॉर्मल का मतलब ये नहीं है कि मेरा नुकसान है या कुछ है, बट जिसके साथ मूवमेंट कुछ अलग चले। और टोटल इन्वेंट्री कितने की थी? कह सकता हूं जिसमें से 32,500 एबनॉर्मल है और बच कितने की गई? 1,10,000 की नौ। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को बाइफरकेट कर दिया बस। फिर इसके बाद मुझे खर्चे दिए हुए, जिसके अंदर सबसे पहला खर्चा क्या था? परचेज कॉस्ट कितना था ध्यान है? 7,62,500। 7,62,500। अब नॉर्मल का थोड़ा ना है जी, नॉर्मल में तो ऐड करूंगा। इसके बाद कौन सा खर्चा था बच्चे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना था? 1.5 लाख। बिल्कुल। और इसके बाद क्या मैं सेलिंग लूंगा? एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल नहीं लूंगा, तो सिर्फ पहले मैन्युफैक्चरिंग ऐड करते हैं। ये 1,50,000। ओके। क्या इसके अलावा कोई कॉस्ट घुसेगी अभी? कुछ भी कॉस्ट नहीं। अब आप मुझे बताइए आपका नॉर्मल वाला कितने का आ गया बेटे? 7,62,500 है। 7,62,500 है। कितना है बच्चे ये? 10,22,500। और ये भी तो इन्वेंट्री चल ही रही है 32,500। इन्वेंट्री निकालने का मतलब थोड़ा ना होता है कि जो खराब है उसको काउंट ही नहीं करोगे, काउंट तो करूंगा ही मैं उसको। यहां तक क्लियर है? अब बेसिकली सेल्स की बात आई, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे सेल्स को माइनस करना चाहिए, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक सेल वैल्यू या उसकी कॉस्ट? कॉस्ट। सो कैन आई से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकता हूं? समझ रहे हो? पर पहले एबनॉर्मल वाले का देखते हैं। क्या एबनॉर्मल वाली जो यूनिट्स थे क्या वो बिक गए? लिखा था बिक गए थे क्या? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली 45,000 इज द सेल प्राइस अकॉर्डिंग टू यू। मैं माइनस 45,000 करूं या 32,500 करूं? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बैठा। मेरे को चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 22। तो भाई मैं तो 32,500 ही बाहर करूंगा ना भाई। कॉस्ट मेरे रिकॉर्डेड कितने की है? 32,500। स्टॉक चला गया कितने का? 32,500। तो क्या मेरी इन्वेंट्री बची? नहीं बची। यहां तक क्लियर है? अब आइए सेल का पॉइंट पढ़ते। टोटल सेल्स कितने की? एग्जैक्टली exactly. इस 12,45 के अंदर क्या मैं कह सकता हूँ 45,000 वाली सेल एबनॉर्मल वाली इंक्लूडेड थी? तो नॉर्मल सेल क्या होगी? 12 लाख। इस 12 लाख को मैं सीधा माइनस तो नहीं कर सकता, मार्जिन हटाने पड़ेंगे तो ही कॉस्ट आएगी। क्या मार्जिन है? तो 12 लाख का 20% ऑन सेल, सेल 12 लाख है, 240। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 9,60,000। मैं एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे। मेरी सेल्स वैसे तो है 12,45,000, जिसके अंदर से 45,000 रुपए का एबनॉर्मल का है। और सीधी सीधी बात है भाई, कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। अगर सेल्स 100 है, 20% मार्जिन है, तो कॉस्ट को 80% ही तो बोलूंगा। तो अगर मैं इस 12 लाख का सीधा 80% निकाल दूं तो गलत थोड़ा ना हो जाएगा?
पहले 20 निकालूं फिर माइनस करूंगा, सीधा 80% बोलूंगा कि तो बात होती है। अब मुझे बताइए कितना आया बेटे? 9,60,000, विच मीन्स आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया कितना? 62,000। यही वो मेरे को बोल रहा था कि मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट बता दीजिए, मैंने ये कैलकुलेट करके। क्लियर है बच्चे? चलिए इसको नोट कर लो बच्चे ऐसे ही। 8। क्रेडिट के लिए डेबिट को खर्चे लिखे ठीक है। तो 32,500 का था, तो अब जब बिकेगा तो मैं 32,500 से ही बाहर करूंगा उसको। हाँ जी, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? लिख लो बेटे। इस फ्राइडे कोई टेस्ट है क्या आपका? बोल रहा है इस फ्राइडे नहीं है ना कोई टेस्ट? इन्वेंट्री का ले लूंगा तो हो जाएगा तुम्हारा। यार ये ना करना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शेयर कैपिटल में पता है तुम हैंडल कर लोगे। जहां अटक रहा है एक बार बताना, मतलब वो समझ गया मैं, ट्रैक वो नहीं बन रहा पर बहुत इलेबोरेट हो रहा है एक बार, मतलब लॉजिक समझ गया, वो घर पे रिवाइज और वो करना है, पर अगर कहीं अटक रहा है तो बताइए मेरे को। 10 नंबर का। 10 नंबर के आपने 50 बता दिया। हाँ क्या? आपने 10 नंबर का था चैप्टर, कुछ चैप्टर आते ही नहीं है ना। हो सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज गायब मिले आपको, बीआरएस हो सकता है 5 का ही आ जाए बस, डेप्रिसिएशन हो सकता है गायब हो जाए। हाँ 5 और 8 ऐसे कर देंगे बस। आता हूँ गायब हो जाए, कहीं याद नहीं। सारा आता है यार, तो ऐसे भी बात। अच्छा आइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? कर लो बेटी। हमदान जी ऑल क्लियर? एनी डाउट्स? एक, चलो रे आगे बढ़ेंगे रे। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। आप इन्वेंट्री के लास्ट टॉपिक पर है और इस पे हल्की सी थ्योरी बचेगी, पर ये टॉपिक ही सबसे ज्यादा ट्रिकी। अभी तक बच्चों वाला चल रहा था फीफो, ऐसा नहीं है, देखो मैं हाइप ये नहीं कह रहा मैं बहुत टफ है, लेकिन यहां तक आते आते बच्चे को क्या लगता है कि हो जाएगा, पर ये हो नहीं रहा होता तो टफ हो जाता है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का पैटर्न रहा है आरटीपीज में यही वाला क्वेश्चन बार बार देने का, आरटीपी में पीवाईक्यू में तो आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये टॉपिक पे बच्चा थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई पता नहीं क्या ही कर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस इंस्टीट्यूट लैंग्वेज भी ऐसी दे देता है क्वेश्चन की कि पूरा एक्सप्लेन करता नहीं है, और मतलब बीच में ही क्वेश्चन छोड़ देता है और अपनी एजम्पशन चल रही होती है इस टॉपिक। तो अपन जितना टू द मैक्सिमम एक्सटेंड लॉजिक बना सकते हैं वो लॉजिक बना के चले। ठीक है बच्चों?
तो आइए एक बार देखते हैं बच्चे, टॉपिक का नाम ऐसे लिख लो आप, स्टॉक टेकिंग, कोई स्पेसिफिक तो है नहीं टॉपिक का नाम। और अब मैं पहले आपको लॉजिक देता हूं, ठीक है। स्टॉक टेकिंग, ओके, जैसे सपोज करो फाइनेंशियल ईयर है 24-25, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक कौन से दिन का निकालना होता है? अगर कोई भी कंपनी है 31 मार्च, तो जो भी कंपनी होती है, क्या उसका स्टॉक उसके पास ही होता है, या कभी कभी हो सकता है इट कैन बी एट अदर लोकेशन, अदर लोकेशन। जस्ट बिकॉज मेरे गोडाउन में नहीं पड़ा, इसका मतलब ये थोड़ा ना होता है कि मेरा है। जैसे एक बात बताइए, अगर आप सभी बच्चों को मैं बोलूं, क्या आप बच्चों के घर में गोल्ड रखा हो? नहीं रखा हुआ बेटे, आपको क्यों लगा मैं ले लूंगा वो गोल्ड, आप बता ही नहीं रहे हो। M10 में रखा है गोल्ड, नहीं रखा होगा? ठीक है, तो अगर जैसे लॉकर में रखा हुआ है गोल्ड या घर में रखा हुआ है? हाँ? है ही नहीं। क्यों? डायमंड्स सेफ जगह में रखा है, तो सेफ जगह क्या है वो? हाँ? ये मैं तो आपको बता सकता हूँ, मेरे घर में मैं तो ट्रस्ट करता हूँ आपके ऊपर। आपने पूछा ही नहीं, पहले मैंने पूछा था, मुझे बताओ। हाँ? घर में बड़ा आपके? ओमान में गोल्ड रखा हुआ है। हमने मैच वो गोल्ड गोल्ड का ही रखा था, ध्यान है ना तुझे? जो हारेगा गोल्ड देना पड़ेगा उसको। अच्छा एक बात बताओ, जब गोल्ड घर में रखा जाता है ना, ठीक है, हाँ ठीक है, और अगर ज्यादा गोल्ड हो जाए तो? ज्यादा हो जाए तो लॉकर में। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं आपके घर में जो भी गोल्ड रखा है, अब मेरे घर रख दो, सेफ है उधर, मतलब आपको इतना भरोसा नहीं है, है ना? आप क्लास छोड़ो बेटे, ये अलग से पढ़ा दूंगा, आप गोल्ड लेकर आओ आप पहले। हाँ? कैसे जाओगे, एक्टिवा से? एक्टिवा से बताना रिस्क है। नहीं ठीक है। एनीवेज, आपका गोल्ड अगर मेरे यहाँ रख भी दो, ठीक है, आप पता नहीं क्या सोच रहे हो, मैं तो इसी एंगल से सोच रहा हूँ, तो क्या वो गोल्ड मेरा हो जाएगा? नहीं होगा ना, आप ही का रहेगा। जस्ट बिकॉज आपकी पोजेशन चेंज हो जाएगी, मालिक तो आप ही रहोगे, फिर क्यों घबरा रहे हो आप? सर आप रख दो, मेरे पास गोल्ड है, ठीक है मैं भी रखता हूँ, मुझे को नहीं, ठीक है। तो आप समझिए, एक शॉपकीपर होता है, जरूरी नहीं है कि उसका उस शॉप पे स्टॉक हो, और एट टाइम्स कभी कभी कस्टमर के पास भी होता है। हालांकि मैं डिस्कस करूंगा, ऑन अप्रूवल होता है, मान लो मेरे को सेल करनी है, मैंने बोला ये ले जाओ भाई, आपने कहा नहीं नहीं सर ये सही है नहीं है, मैंने कहा अरे 15 दिन बाद बताना। तो मेरा एक जनरली सवाल है, मैं बहुत डिटेल जाऊंगा, बिल्डिंग में सारे बच्चे बात से, ठीक है, एक बार पीछे भी भाई चैप्टर निकल जाएगा, समझ रहे हो, चैप्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपके दिमाग में ये डालना चाह रहा हूं कि क्लोजिंग स्टॉक ऐसा नहीं होता कि आपके गोडाउन में ही, फैक्ट्री में ही होता, इट कैन बी एट अदर प्लेसेस ऑल्सो, इट कैन बी विद द कस्टमर ऑल्सो, पेंडिंग अप्रूवल। तो क्या अगर पेंडिंग अप्रूवल होता है तो वो किसका स्टॉक है, मेरा आपसे सवाल सवाल है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा, ये पॉइंट्स आएंगे अभी अप्रूवल वाले, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, अभी पहले सिंपल बात जो चलानी है, 31 मार्च को अगर मुझे अपना क्लोजिंग स्टॉक निकालना है,
तो मुझे दो बातें चाहिए होती हैं, मेरे जितने भी यूनिट्स हैं और उन यूनिट्स की जो भी कॉस्ट। ऐसे निकलता है ना क्लोजिंग स्टॉक। तो आप सोच के देखिए, इतनी सारी कंपनीज हैं, जैसे कोई मतलब शर्ट्स बेच रहे हैं, टी शर्ट बेच रहे हैं, तो वो क्या करे, 31 मार्च को काम रोक दे, बोले कस्टमर को आज हम काउंटिंग करेंगे, हमारे इंडिया लेवल पे जितने भी स्टोर्स हैं आज बंद रहेंगे और हम गिनती करेंगे उन स्टॉक। ऐसा होता होगा क्या? हाँ, टाइम लगता है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि यार 31 को तो पीक सीजन है भाई, एक दिन फिक्स करते हैं जब हमारी सेल कम होती है, ठीक है, और वो दिन हमने फिक्स कर लिया 20 अप्रैल 25। मेरे कहने का मतलब है मैंने स्टॉक की गिनती करी ही नहीं यहाँ पे और धंधा चलता रहा। लेकिन क्या मुझे 31 मार्च को मेरे एक्चुअली में फैक्ट्री में यूनिट्स पता होने चाहिए, नहीं पता होने चाहिए? आपको प्रैक्टिकली बता दूं, वैसे तो मुझे कंप्यूटर लेवल पे तो पता होता है, आप अगर शॉप पर स्टॉप पे कहीं गए, वो बार कोड से डिटेक्ट करके सामान बाहर जाता है, कपड़ों पे मैग्नेट लगी होती है बाहर जाती है, हर चीज पे कंट्रोल सेम डे हो जाता है। तो जो स्टोर वाले होते हैं ना, उनको पता होता है हमारे पास क्या पड़ा होगा। लेकिन लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, एक बार फिजिकल चेक भी होना चाहिए। बेटे आगे बुला लूंगा मैं इसके बाद, या क्लास से आप बाहर ही चले जाओगे, दरवाजे के पास ही बैठे हो बस। ठीक है, क्योंकि आपका जब टॉपिक निकलेगा ना तो आप बोलोगे सर वो समझ नहीं आया, तो समझा करो आप बात को। ठीक है, ऑन योर कन्वीनियंस मत पढ़ा करो, जब पढ़ा रहे तब पढ़ लिया करो। ठीक है, 31 मार्च को मैंने काउंट नहीं करा, मैंने काउंट कब करा है बेटे? 20 अप्रैल। बट सर 20 अप्रैल को, तो मैंने जब 20 अप्रैल को मेरा क्लोजिंग स्टॉक देखा, तो मुझे पता लग रहा है मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है बेटे? 10 lakhs, ऑब्वियसली सपोर्टेड विद यूनिट्स एंड कॉस्ट। कि भाई 20 अप्रैल को इतने यूनिट, 20 अप्रैल की इतनी कॉस्ट, ये मुझे पता है। पर क्या मैं इसी को 31 मार्च का स्टॉक बोल दूं? क्या मैं कह सकता हूं यहां से लेकर यहां तक जो भी ट्रांजैक्शन हुई है, मुझे उसका इंपैक्ट देना पड़ेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली अब आगे के जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले वो हमेशा यही आने वाले हैं। आपको 31 मार्च को क्लोजिंग करनी है, काउंट आपने करा नहीं, आपने 20 अप्रैल को काउंट करा, और उससे क्या हुआ बेटे? आपने जब ये 10 लाख रुपए निकाले कि भाई ये है, पर मैं ये 10 लाख तो नहीं लिख सकता ना, फिर वो आपको ट्रांजैक्शन दे दे। ठीक है, उसमें से माइनस प्लस करना होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा? मुझे क्लोजिंग स्टॉक कौन से दिन का गिवन है बेटे? 20 अप्रैल 25। कितने रुपए का? 10 लाख का। और मुझे निकालना क्या है बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कौन से दिन बच्चे? 31 मार्च 25। यही है ना कहानी? अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं इस पीरियड में, पहले परचेज ले लेता हूं, ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने परचेज करी है 2 लाख की। चूंकि मैंने 2 लाख की परचेज करी इस पीरियड में, जिस वजह से ये मेरे गोडाउन में आ गया, और इसलिए 20/4 की गिनती में आ गए ये यूनिट्स, इसलिए ये 10 लाख में आ गया। पर क्या ये 31 मार्च को था? नहीं था। तो अब मेरे को क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए, लेस परचेज 31 मार्च 25 से लेके 20/4 25, 2 लाख। अगर सिर्फ इतनी ट्रांजैक्शन होती तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाता 8 लाख रुपए, कि 2 लाख की परचेज करिए वही बढ़ रखा। बताइए, क्लियर है? चलिए, अब अगर मैं बोलूं इस पीरियड में मैंने परचेज रिटर्न्स करी होती, ओहो, अगर इस पीरियड में परचेज मतलब मैंने कुछ खरीदा हुआ था और मैंने वापस कर दिया, कौन सी डेट को वापस कर लिया? जस्ट ये भी मान लो आप 10/4 को। एग्जैक्टली, जब मैंने वापस कर दिया
तो यहाँ तो गिनती में ही नहीं आया वो। पर क्या 31 को मैं मालिक नहीं था उसका? बिल्कुल मालिक था। तो मैं क्या कर दूंगा बेटे, ऐड कर दूंगा परचेज रिटर्न्स। और आप कह सकते हो अगर आपको परचेज समझ आ रहा है तो रिवर्सल तो समझ आ ही जाएगा, परचेज रिटर्न। बिल्कुल उसी पर आ रहे हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं इस पीरियड में मैंने सेल्स करा 3 लाख, बट सिर्फ सेल वैल्यू देने का पॉइंट नहीं है मेरे को, क्योंकि कॉस्ट मार्जिन और वो चलता है, तो मैं कॉस्टिंग गुड्स बता रहा हूं आपको 2.5 लाख रुपए। मतलब भाई मैंने बेच दिया, इसलिए 20/4 को तो गिनती में नहीं आया, पर 31 को आना चाहिए था। तो प्लस कर दूंगा माइनस कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। 2.5 लाख रुपए भाई साहब, 2.5 लाख कॉस्ट मान लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2.5 लाख। क्लियर है बच्चे? सर इस पीरियड में ना एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई थी, कुछ गुड्स जल गए सर 10,000 के, जिस वजह से वो 20/4 की गिनती में नहीं आ रहे होंगे। पर 31 को मालिक था नहीं था, क्या कर दूंगा बेटे, ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट है बस, और फिर तुम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। बेस यही है, फिर अभी वो देखेंगे। एक सेल्स की बात करी थी तो सेल्स रिटर्न की भी बात कर लेते हैं। सेल्स रिटर्न 6,000, एंड इसको कॉस्ट ही मान लीजिए आप। क्या होगा सेल्स रिटर्न 6,000 का? क्योंकि सर अगर सेल्स रिटर्न हुई इस पीरियड में, सेल तो हो गई होगी, पर सेल्स रिटर्न अगर इस पीरियड में हुई तो 6,000 यहाँ पे जुड़ गया होगा, जिस वजह से 20/4 में जुड़ गया। पर 31 तारीख को थोड़ना थी, मैं मालिक नहीं था सर 31/3 को उस चीज का। समझ रहे हो? तो मैं क्या कर दूंगा बेटे, लेस कर दूंगा सेल्स रिटर्न, हाउ मच, 6,000। एंड विद दिस लॉजिक आप मुझे बता दीजिए आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 10,64,000। अब इसके अंदर फर्दर मूवमेंट क्वेश्चन के अंदर चलेगी, हमें लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं तो हर क्वेश्चन में अब आगे के जो 4-5 क्वेश्चन करेंगे वो यही चलेगा। कहिए साहब जी, क्लियर है? एक बार नोट कर लो बच्चे से। हाँ जी, अभी क्वेश्चन ही देखा तो ब्रो, पहले क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करना को, ठीक है? चलिए क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अच्छा एक छोटी सी बात, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप अटकोगे भी आगे के क्वेश्चन में, भाई मेरा गोडाउन है ऊपर से स्टार्टिंग से। चलिए एक बार नोट कर लो जरूर। हाँ कॉस्ट पे रिकॉर्ड, इनको सेल्स रिटर्न की सेल वैल्यू दी होगी तो उसको कॉस्ट पे करना, मूवमेंट पूरी कॉस्ट पे चले। क्या दोस्त? वेस्टेज को यार एक बात बता, तेरा 31 मार्च को 100 करोड़ का स्टॉक था, सारा चल गया 20 दिन बाद, तो क्या तू 31 मार्च को ये दिखाएगा तेरा नील स्टॉक होगा? नहीं भाई, क्लोजिंग स्टॉक में आप बैलेंस शीट में यूनिट्स इनटू कॉस्ट दिखाते हो, तेरे यूनिट्स जब हैवी उधर चले, पर 31 मार्च को तू है उधर, वो ऐड वैल्यू कर। इट्स नॉट अबाउट कि मैं बर्डन क्या शिफ्ट कर रहा हूँ, वो अलग मैटर है, ये अलग। हाँ जी, कर लिए बच्चे नोट? आओ बेटे बढ़िया क्वेश्चन करेंगे बेटे।
बता दूं? चलो लिख लो लिख लो। अगर आप बच्चों को अब स्टार्टिंग से अकाउंट्स की प्रैक्टिस शुरू करनी है ना, तो पहले 4 चैप्टर की शुरू करना। लिख लो रजिस्टर में, नेक्स्ट वीक के लिए 4 चैप्टर। पीआरएस, टेस्ट नहीं, प्रैक्टिस हर हफ्ते ऐसे करो। पीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रेक्टिफिकेशन। पीआरएस, पीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बस अभी एक एक हफ्ते का। टेस्ट नहीं है, मैं इसके पीवाईक्यूज आपके साथ सॉल्व करूंगा इधर नेक्स्ट वीक। पी एनपीओ नहीं है अभी, उससे अगले हफ्ते। अगले हफ्ते के लिए आप 4 बाकी सब्जेक्ट भी हैं, समझ रहे? बीआरएस किसका दोस्त? फुल कोर्स का होगा 10-15 दिन बाद लग रहा हूँ। पैटर्न मिल जाएगा मैडम, सोच रहा हूँ। चलो एक हफ्ता ये हो जाएगा ना, जब उससे अगले में कर लेते हैं। शेयर कैपिटल, बोनस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और कौन सा था? हाँ हाँ, राइट इशू, इशू और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यही था ना हमारा शेयर कैपिटल, कंपनी अकाउंट्स। ये फर्स्ट वीक में करेंगे, ये सेकंड वीक में करेंगे। थर्ड वीक में क्या चलेगा हमारा? पार्टनरशिप है और सिंगल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ। पार्टनरशिप लास्ट में ही रख दूंगा। पार्टनरशिप ना प्रैक्टिस खुद करने की है, पीवाईक्यू तो दिखा दूंगा। इन्वेंट्री में सोच रहा हूँ अभी साथ साथ ही धीरे हो गया तो अभी ठीक है, मतलब तुम्हारे अभी दिमाग में है, डाल देता हूँ, पर मतलब अभी इतना वैसे करा दूंगा कि हो जाएगा तुम्हारा। हाँ जी, सिंगल एंट्री, फिक्स्ड एसेट, एनपीओ, इन्वेंट्री, फाइनल अकाउंट्स आ गया थर्ड वाले वीक में। सिंगल एंट्री लिख रहा हूँ बेटे, लिख रहा हूँ। नहीं नहीं अभी पार्टनरशिप की प्रैक्टिस कैसे करेंगे ना, सोच रहा हूँ, बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब उसके साथ साथ तुम लोग कर रहे हो। पीवाईक्यू तो दिखा दूंगा, हाँ पीवाईक्यू के दिखा दूंगा उसके। नहीं भाई 20 नंबर। और जो भी चैप्टर है, पार्टनरशिप हो गया। और आपको बताता हूँ एक चीज इंपॉर्टेंट, कैश बुक और सब्सिडरी तो अभी करा दूंगा तुम्हें। पहले वाले में लिख लो यार, पेपर में आ जाता है कभी कभी 5 नंबर का। हाँ, कैश बुक भी और सब्सिडरी अभी के अभी ऐसे ही दिखा दूंगा जब ये चल रहा होगा। उसमें कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए बोलने लायक नहीं है, समझ रहे हो? हाँ बस वो पर दिखाना तो है, नहीं तो आप छोड़ना दो, बस वो है। मैं इनके क्वेश्चन ही कराऊंगा, अब आप ये लिख लो। अगले हफ्ते का अपना ये रहेगा, ये हफ्ता तो आपका कोर्स ही चलेगा, अगले हफ्ते का ये पैटर्न रहेगा। ऑप्शनल होगा, अगर आप आना चाहो, आपको लग रहा है वैल्यू एडिशन है, आप आ जाओ।
नहीं तो ऑनलाइन ले सकते। अभी फोटो खींच लेना इसकी आप। हाँ हाँ, वो तो पीवाईक्यू की फाइल दूंगा, चैप्टर वाइज ग्रुप पे डाल। चलो अच्छी बात है। तो मुझे लगा सबका सेम ही हो रहा है, बस इस हफ्ते खत्म हो रहा होगा। चलिए लिख लिया बच्चे ये। आओ जी, अब मैं जो आपको इलस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, प्लीज बच्चे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? हल्के में मत लेना, मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, टेक्निकल हो जाता है अगर आपने रिसीव नहीं करा होगा। ठीक है, आई इलस्ट्रेशन नंबर 8 9। और जिस सीक्वेंस में मैं करा रहा हूं, आप जब गोइंग फॉरवर्ड प्रैक्टिस करेंगे तो भी ऐसे ही करना, ठीक है? इलस्ट्रेशन 9 बहुत आराम से पढ़ेंगे। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। बहुत अच्छी बात है, ट्रेडर है। अकाउंट्स कब बन रहे बच्चे? ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, नो स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है? काउंट नहीं करा। कुड बी पॉसिबल टिल 15th अप्रैल 2022। ओ माय गॉड, 31 मार्च को साल खत्म हुआ था, 15 अप्रैल तक नहीं हुआ। ऑन विच डेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गो डाउन केम आउट टू बी 50,000। गोडाउन के अंदर कितने रुपए का सामान पड़ा है जी? मैं आपको एक पहले से बताता हूँ, जिस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्या जरूरी है गोडाउन में आप ही का सामान पड़ा हो? यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि कंसाइनमेंट बेसिस पे किसी ने आपको गुड्स भेजे थे बेचने को, तो वो भी गोडाउन में पड़े हैं, वो बाहर कर दूंगा उसको, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ। तो ये लैंग्वेज का खेल है बेटे सारा। वो क्या बोल रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन, ठीक है? तो आएगा पॉइंट, प्लीज इधर ही देखिएगा सारे, प्लीज आपस में प्लीज बात मत करिएगा प्लीज, समझ रहे हो? मतलब बहुत टेक्निकल है, मत करो भाई लीजिए और ले वही बात, ठीक है? तो आप एक चीज समझिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं बेटे। हमारी क्लोजिंग कब हुई थी बच्चे? 31 मार्च 22। और मैंने स्टॉक कब काउंट करा? 15 अप्रैल 22। और इस दिन कितने रुपए की कॉस्ट आई है? और भाई कीवर्ड है भाई गोडाउन, समझ रहे हो? गोडाउन के अंदर वैल्यू है कितने रुपए की थी? 50,000। आइए अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। The following facts were established between 31st March and 15th April. Sales 41,000 including cash sales of 10,000। क्या फर्क पड़ रहा है भाई, उधारी पे बेच ले या कैश पे बेच ले, स्टॉक जाएगा तो जाएगा, ठीक है? तो मेरी टोटल सेल्स कितने की है? 41। तो क्या मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने इस पीरियड में सेल करी इसलिए 15 अप्रैल को नहीं दिख रही होगी वो अमाउंट की, तो मुझे ऐड करना चाहिए माइनस करना चाहिए? ऐड करना है। बट डू यू थिंक 41,000? ऑब्वियसली मार्जिन बाहर करूंगा ना उसको। हाँ, एक बात बताइए, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड में मेरी सेल्स कितने की है बच्चे? इररिस्पेक्टिव चाहे कैश हो उधारी हो, क्या फर्क पड़ रहा है इस बात से? स्टॉक टेकिंग, ठीक है? 41,000। तो क्योंकि मैंने इस पीरियड में सेल करी, तो क्या ये मेरा स्टॉक कम नहीं आ रहा होगा? भाई बेचोगे तो गिनती तो कम ही हो चुकी होगी। तो क्या मुझे, अगर मैं स्टार्ट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 15/4/22 50,000, क्या मुझे ऐड नहीं करना चाहिए जो भी मैंने सेल करी है? किस पीरियड में बच्चे? बिटवीन 31st March 22 till 15th April 22। हाउ मच? 41,000। अब एक चीज बोलूं, सेल्स रिटर्न भी इधर से ही सीधा माइनस कर दूं, ठीक है? सेल्स, एक मिनट आ रहा हूं बस, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो नेट सेल्स आएगा पहले। ध्यान से देखिएगा एक बार क्वेश्चन को, थर्ड पॉइंट में आपको सेल्स रिटर्न दिख रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं 41,000 माइनस 1,000? ठीक है, नहीं आएगा मैं अलग भी लिखवा के दिखा दूंगा, मोटा मोटी 40 की सेल है ना। हाँ ठीक है। अब इस पे भाई इसकी कॉस्ट निकाल दो ना भाई, नीचे आप बताइए, आपको एक रिलेशन दे रखा है, गुड्स आर सोल्ड बाय ट्रेडर एट प्रॉफिट ऑफ 20%।
भाई अगर 20% ऑन सेल है तो कॉस्ट तो 80% ही हुई ना, तो 40,000 का सीधा 80% निकाल दूंगा ना, कितना आ गया, ऐड कर दूंगा। हाँ जी बोलो, क्लियर? ठीक है ना, कॉस्ट वो नीचे दिया हुआ था, 20% रिलेशन दे रखा है और मैंने 80% कॉस्ट कर दिया। क्लियर है बच्चे? जल्दबाजी नहीं है जी क्वेश्चन के अंदर। आप सभी बच्चे ये स्टेटमेंट एक बार देखिए, और आपको एकदम ऐसे ही बनाना है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक ऐड, इन्होंने भी नेट कर दिया 41 - 1, और वो ये लिख रहा है कॉस्ट ऑफ सेल ड्यूरिंग द पीरियड 31 मार्च से ले गई है सेल, और उसका ग्रॉस 8, नेट नेट बाहर कितना आ गया बेटे, 32,000। प्लीज इसको लिख लीजिएगा सारा। देखो जल्दी नहीं है, पॉइंट जल्दी चला गया आगे तो रजिस्टर नहीं हो पाता, लिख लिख के करेंगे इसको। 32,000 is the value that we have derived. हाँ जी, क्लियर है? ओके, लिख लिया ना, ये लिख रहे हो? पॉइंट नंबर 2, परचेज 5034 इंक्लूडिंग कैश परचेज होने से क्या फर्क पड़ रहा है भाई कैश में उधारी पर? इस पीरियड में आपने परचेज कर लिया, मान लो मैं इस दिन का स्टॉक निकाल रहा हूँ, मेरे को 15 अप्रैल उधर है, तो मैंने इस पीरियड परचेज करा तो बढ़ रखा है, मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। माइनस कर दीजिए, आपको दिख रहा होगा ये, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड 31 मार्च to 15 अप्रैल 5034। बिल्कुल, 31 मार्च ये साइड है एंड 15 अप्रैल वो है। हाँ जी, वो कुछ नहीं करना है अभी, अभी दो वैल्यू समझे हो आप, 32,000 और 5034, और कुछ नहीं समझे अभी आप। ठीक है, मेरे को 31 मार्च का निकालना है, 15 अप्रैल का स्टॉक दे रखा था 50,000, और मुझे इस ड्यूरेशन में बोल रखा है मैंने परचेज करी है 5,000 की, तो भाई 5,000 की परचेज करूंगा तो वहां तो गिनती में आ गया 15 अप्रैल, पर 31 मार्च को मालिक थोड़ा ना था उसका, तो माइनस ही तो कर दूंगा। क्लियर है? अगला पॉइंट आराम से देखिएगा, सब बच्चों का हो गया परचेज वाला। ऑन 15 मार्च, 15 मार्च, ओके, goods of the sale value of 10,000 were sent on sale or return basis to the customer। 15 मार्च को मेरी दुकान पे कस्टमर आया, मैंने उसको सामान बेच दिया, कितने रुपए का बताओगे? और मार्जिन चल रहा 20%, तो मेरे लिए 8,000 के गुड्स थे वो बाहर कर दिए 15 मार्च। इज इट अ कंफर्म्ड सेल्स? सो व्हाट एंट्री आई विल पास? ऐसी छोड़ दो अब इन्वेंट्री को, एक बार ऐसी दुकान के एंगल से बताओ। मैं सेल ट्रीट करता हूं इसको, यस, ये एक चैप्टर होता था, मैं सेल डालूंगा, पहले मैं आपको बताता हूँ मैं एंट्री क्या डालूंगा, डेटर टू सेल या कैश टू सेल। आप बोलोगे सर ये तो सेल नहीं है, बिल्कुल, लेकिन मैं सेल ट्रीट करता हूँ इसे, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ, करेक्ट बता रहा हूँ। 31 मार्च को, अच्छा, अब जब मैंने उसको सेल ट्रीट कर लिया, अगर वो बंदा 2 दिन बाद वापस आ गया, मैं रिवर्स कर दूंगा। ठीक है, वापस कर दूंगा, क्या एंट्री डालूंगा, सेल्स टू डेटर। अगर उसका फोन आ गया जी गुड्स बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया एक्सेप्टेंस पे कोई भी एंट्री नहीं डालूंगा। प्रॉब्लम वहां आती है जब 31 मार्च आ जाता है, और 31 मार्च आ गया और मैंने उसको दिए थे मान लो 1 महीने का टाइम पीरियड, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आराम से देखेंगे। ठीक है, मान लो अभी जैसे सपोज करो 15 मार्च को सेल करी और मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूं टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट, तो 15 मार्च को क्या मैं सेल की एंट्री डालूंगा? बिल्कुल डालता हूं, 100% डालता हूं। अब आप मुझे बताइए 15 दिन के अंदर अंदर क्या मैं आपको कॉल करूं? अगर मैं कॉल करूंगा, बोलो सर आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो सर, अब जब बात हो गई सर हमारी 1 महीने का टाइम पीरियड है, तो मुझे दोबारा क्यों पूछ रहे हो?
तो आप मुझे बताइए क्या बीच में 31 मार्च नहीं आ जाएगा और मुझे क्लोज करना है, तो अब मैं इसको सेल मानूं या ना मानूं? नहीं मानूं। नाउ आई हैव टू रिवर्स। जब मैं आप मेरी दुकान पे आए मैं सेल डालता हूं, पर अगर 31 मार्च को जो भी पेंडिंग अप्रूवल होते हैं, सुनते जाइएगा अपने आप समझ आएगा, मेरे को रिवर्स करना। एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर टू सेल डालिए, सेल्स टू डेटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आप सुनिए, रजिस्टर करिए। दुकान पे जब कस्टमर आता है, वो चाहे एक्चुअल सेल हो चाहे अप्रूवल सेल हो, मैं सेल डालता हूं, ये फैक्ट है। Amazon से आप सामान खरीदते हो, होता है टाइम रिजेक्ट करने का, रिफंड करने का, पर वो सेल की एंट्री डालता है। अगर आपने उस पीरियड में वापस कर दिया तो वो रिवर्स कर देगा, कुछ भी नहीं करा तो नो एंट्री, क्योंकि सेल तो पहले रिकॉर्ड हो चुकी है। मान लो अगर महीने का टाइम पीरियड है और महीना हो गया, तो आपको क्या लग रहा है वो एंट्री डालेगा? नहीं, वो तो पहली सेल मान चुका है। और अगर आप वापस करोगे तो रिवर्स कर दूंगा। प्रॉब्लम वहां आती है कि जब टाइम पीरियड बचा हुआ है और क्लोजिंग का पीरियड आ जाए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि आप ये समझिए, पहले मैं आपको, अब जो मैंने बोला है पहले एक बार समझता है, इतना डिटेल बोल दिया तो अब लिखना भी चाहिए। मान लो ये जनरली मैंने 10 मई को सेल करी ऑन अप्रूवल, और भाई साहब मैंने पैसा भी ले लिया आपसे, एंट्री क्या हो जाएगी? कैश टू सेल्स। और जब आज के दिन अप्रूवल वाली सेल करी है, मैंने आपको बोला था सर जी आपको मैं 15 दिन का टाइम दे रहा हूं, इन 15 दिन में या तो आप एक्सेप्ट कर लेना या तो आप रिजेक्ट कर। और अगर आपने कुछ नहीं करा, नो इफेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नथिंग लिख देता हूं, इफ यू डू नथिंग, तो इसको क्या मान लूंगा मैं? एग्जैक्टली दुकानदार के एंगल से सोचो ना। आप 10 तारीख को मेरी दुकान पर है, मैंने आपको सेल कर दी, अप्रूवल वाला था, मैंने सेल कर दी। अगर तो तुमने एक्सेप्ट करा, अब मैं कोई एंट्री डालूंगा? कोई एंट्री नहीं डालूंगा। रिजेक्ट कर दिया तो सेल्स टू डेटर, 100 रुपए, 100 रुपए। और अगर आपने कुछ नहीं करा तो सेल हो गई जी। अब वापस आओगे तो मैं क्या करूंगा? मान लो 15 दिन निकल गया, आप 16वें दिन पे आ रहे हो, सामान थोड़ा ना वापस होगा। कैश दे दूंगा वापस तेरे को यार, अमेजोन पे तू पेमेंट करता है, कैश भी क्रेडिट हो जाता है, वापस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तू कैश ले ले, तू डेटर ले ले, जो भी से। अच्छा। लाइक अगर आपका मन हैंड हो गया बीच में, तो मतलब आप एंट्री में डालो, फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक निकालो और नेक्स्ट। जब इंडिया लेवल पे सेल्स होंगी ना दोस्त, तो वो ना हमें दिक्कत आ जाएगी कि एंट्री नहीं डल रही, स्टॉक जा रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और मैं तेरे को बता रहा हूँ क्या चीज है, अगर तू हर बार सेल मान रहा है, ठीक है, तो सिर्फ रिजेक्शन पे ही तो एंट्री डाल रहा हूं मैं, वापस आ रहे तो ही तो डाल रहा हूं। एक्सेप्ट करा तो नहीं डाल रहा, बंदा कुछ नहीं कर रहा। अब तू बोलेगा सर लास्ट महीने में, तो टेक्निकली मुझे सिर्फ 31, अब जैसे अब यही कहानी, अगर अब मैं बना लू, मैंने भाई 20 मार्च को बेचा था, 20 मार्च को क्या करा था मैंने? कैश टू सेल्स 100 रुपए, 100 रुपए। तेरे पास कितने दिन का टाइम पीरियड आ गया? 15 दिन, जो कि आगे के पीरियड में जा रहा है। यही है ना दिक्कत। अब अगर मैं देखो बोलूं, या तो आप गुड्स को एक्सेप्ट कर दो। अच्छा ऐसा हो सकता है इस पीरियड में ही एक्सेप्टेंस हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। अगर इसने इस पीरियड में एक्सेप्ट कर दिया, तो क्या मैं कोई एंट्री डालूंगा? कोई एंट्री नहीं डालूंगा। अच्छा क्या हो सकता है इसी पीरियड में रिजेक्ट कर दे, तो भाई अगर रिजेक्ट कर दी, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। 31 मार्च को मेरे को इक्वेशन पता है अपनी पूरी, यानी कि मैं क्या एंट्री डाल देता। पर अगर 31 मार्च को ना आपने एक्सेप्ट करा ना आपने रिजेक्ट करा, डू यू थिंक इट्स लॉजिकल टू कंसिडर इट एज सेल्स? नो। बस यही पॉइंट है ना, रिकॉर्ड तो मैंने सेल करी हुई है, मैं उसे रिवर्स कर दूंगा। और हो सकता है तू बाद, अब अगर बाद में एक्सेप्ट करेगा, मुझे बता कौन से साल की एक्सेप्टेंस है तेरी, तो उसी साल की सेल अपने आप रिकॉर्ड हो गई, गलत थोड़ा ना हुआ कुछ भी। हाँ ठीक है, तो अगर मैं बोलूं
ठीक है, अभी हम टॉपिक पे, अच्छी बात है ये डिस्कस करें, पर अगर मैं आपको बोलूं कि 31 मार्च तक अगर आपने कुछ नहीं करा, कैन आई से यू हैव द टाइम टू एक्सेप्ट एज वेल एज रिजेक्ट, है ना? पर मैं इसको रिजेक्ट मान लूंगा क्योंकि मैंने सेल की एंट्री डाली थी। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपली, इज इट योर सेल ऑफ 24-25? द कस्टमर हैज नॉट गिवन यू अप्रूवल एंड यू आर सेइंग इट्स अ सेल ऑफ 24-25। बिल्कुल। और मुद्दे की बात यही है, जब कस्टमर अप्रूव करे तभी सेल रिकॉर्ड करो। वही हो रहा है, वही हो रहा है। क्योंकि बेटे नहीं तो कंपनियां बहुत ज्यादा घपला कर देती है। मेरे ऊपर टारगेट है, समझो एक बार, मेरे ऊपर टारगेट है, मुझे सेल दिखानी है कंपनी में। मैं क्या करता हूं, ऑन रिटर्न बेसिस सेल दिखाता जा। और कस्टमर को अगर बोल दूं अरे अगले साल रिजेक्ट कर देना ना सेल, सरकार को भी पता है, सरकार कहती है 31 मार्च को जो भी गुड्स पेंडिंग है उसको रिवर्स करो। जो पेंडिंग है रिवर्स करो, रिजेक्टेड है वो तो करना ही है, सिर्फ जो एक्चुअल सेल है वही आ रही है। समझ रहे हो आप? जब सेल्स दिखाई थी तो क्लोजिंग स्टॉक में तो इफेक्ट आया होगा, फिर उसको भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो दो इफेक्ट, दो एंट्रीज में लगी। दो एंटिटी, एक तो सेल खत्म करेगा, दूसरा तू क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग करेगा। हालांकि वो स्टॉक तेरे पास नहीं पड़ा, तेरे कस्टमर के पास पड़ा है। तेरी एसी की दुकान है, तूने एसी दिया उनको, वो सामान तेरे, अब मान ले 31 मार्च हो गया, तेरे को क्या लग रहा है वो स्टॉक तेरे पास पड़ा हुआ है? वो स्टॉक तो अभी पेंडिंग अप्रूवल में है, तो वो आप रिकॉर्ड करेंगे आप, बिल्कुल करोगे। क्लियर है बच्चे? काफी डिटेल बताया मैंने। अगर मैं इसको समराइज बोलूं, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि जब भी आप ऑन अप्रूवल करेंगे सेल, आप उसी टाइम रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है? अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं। रिजेक्ट करेगा तो रिवर्स कर देंगे, और अगर पेंडिंग है तो क्या करूंगा? रिजेक्ट ही कर दूंगा भैया 31 मार्च को, अगर वो सेल कंफर्म नहीं है। ठीक है, मैंने बहुत डिटेल बता दिया आपको। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। On 15th March, goods of the sale value 10,000 was sent on sale or return basis to the customer. The period of approval being 4 weeks. आप देखिए 15 मार्च से अप्रूवल 15 अप्रैल तक चला जाएगा ये। He returned 40% of the goods on 10th April. 40% वापस आ गए, approving the rest. And the customer was billed on 16 April. 40% को माइनस कर देते एग्जैक्टली, हम प्लस करेंगे भाई। समझिएगा एक बार, 15 मार्च को मैंने 10,000 की सेल दिखाई। सोचिए, अब मेरे को फ्लो से बोलने दीजिएगा। जब मैंने ये सेल दिखाई तो ठीक है, तो मैंने सेल दिखाई, अब आप मुझे बताइए कितने परसेंट रिजेक्ट हो गए? वो वापस आ गए होंगे। अगर वो वापस आ गए तो तेरी गिनती में तो आ चुके वो 50,000 में। जब वो 10 अप्रैल को वापस आ गए गुड्स, तो क्या वो गिनती में नहीं आ गया आपके 50,000 में? कौन से गिनती में नहीं आए? 60%। पर सर वो तो सेल हो गए, तो वो तो 16 अप्रैल को सेल हुआ है ना, 31 को तो तू ही मालिक है। आपको 60% ऐड करना पड़ेगा। इस 50,000 के अंदर 40% तो है, पर 60% नहीं है। अब दूसरी बात, 60% अगर नहीं है, क्या तुम 31 मार्च को 60% के मालिक हो? बिल्कुल हो। जब पेंडिंग है तो तुम ही मालिक हो। पर क्या ये 50,000 के अंदर था? ये ना, आप समझो, मैं टाइम लगा दूंगा इस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आराम, बिल्कुल आराम से सोचिए आप। देखिए, अच्छा आप सिर्फ ऐसे सोचो, तुम्हारे गोडाउन में कितने रुपए का माल था? 50 है। ठीक है, मुझे सर कुछ गुड्स वापस आ गए थे सर, 40%। कैन यू टेल मी 40% कितना बन रहा है? 4,800। हाँ, क्योंकि वैसे तो ना ना, 10,000 का 40% क्या हुआ? 4,000। पर सर उसका मार्जिन हटा दो तो 80, मतलब 3,200 रुपए। कहने से वो 3,200 रुपए इस 50,000 के अंदर है, ये बोल सकता हूं। ये बोल सकता हूं 3,200
जब मैंने गिनती करी तो देख, टोटल गुड्स कितने के थे? 10,000। दिस इज द सेल वैल्यू। ठीक है बच्चों, आप मुझे बता सकते हैं इसमें से मार्जिन कितना था? 20%। तो जब मैं 2,000 मार्जिन हटा दूंगा, कॉस्ट कितनी आ गई? 8,000। ये आपको क्लियर है? पहले आप, अब आप मुझे बताइए प्लीज, अब आप मुझे बताइएगा, इस 8,000 का 40% मुझे वापस मिल गया। किस दिन वापस आ गई? ये 10 अप्रैल को वापस आ गई। ठीक है, और अगर ये वापस आ गए तो कैन आई से इट इज इंक्लूडेड इन 50,000? और कैन आई से आप 31 मार्च को इन यूनिट्स के मालिक हो? ये कंक्लूड कर पा रहे हो आप? क्योंकि जब सेल कंफर्म नहीं हो तो मालिक तो आप ही हो ना। तो इसमें जुड़े हुए हैं तो क्या दिक्कत हो रही है? आप 3,200 रुपए जुड़े रहने दो उसमें। ये 3,200 जब 10 तारीख को मेरी फैक्ट्री में वापस आए, जिस वजह से वो 50,000 के अंदर वो जुड़ गए, तो 31 मार्च को ही तो मैं इसका मालिक हुई। तो जुड़े रहने दो इसको, अंदर रहने दो इसको। यहां तक समझ आया? पर कुछ गुड्स ऐसे हैं बच्चे, 60% कितना रहे, ये वापस नहीं आए, एक्सेप्ट कर लिए। पर आप ध्यान से सुनिए, ये वापस नहीं आए, इसका मतलब क्या ये 50,000 के अंदर है? नहीं है। पर क्या मैं 31 को इसका मालिक हूं? तो ऐड करिए ना, 6400 ऐड करूंगा, सॉरी 4,800 ऐड करूं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज पढ़ते हैं दोबारा। बिल्कुल, पर स्टॉक, मैं स्टॉक निकाल रहा हूं 31 मार्च को, मैं स्टॉक का मालिक हूं ना। सेल हुई है अगले साल हुई है, 31 मार्च को मालिक हूं इसका, हूं। और क्या 50,000 में गिनती में आए? नहीं है, तो मैं ऐड कर दूंगा। मैंने काउंटिंग कैसे करी है? ड्यू टू समय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन इज गो डाउन। 15 अप्रैल को जब गिनती करूंगा तो जो 10 तारीख को वापस आ चुका है वो गिन नहीं चुका हूंगा मैं। तो इसलिए वो जो 40% वापस आए, वो तो मैंने 15 अप्रैल को गिनती में आ गए, उसको दोबारा क्या बोलूं मेरा स्टॉक है, वो तो 50 में आ गया। लेकिन 60% वापस नहीं आया जो मेरा स्टॉक है, एंड दैट 60% रिप्रेजेंट्स 4,800 कॉस्टिंग गुड्स। तो इसलिए आप 4,800 आपको दिख रहा होगा, एड कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 48। ठीक है, एक बार लिखो, मैं इसको डायग्राम बना के कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। वो क्या, अभी अप्रूवल वाला पहली बार सीखा ना अभी आपने। ऐड करूंगा, वो लेस, ऐसा नहीं है ऐड, यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं हुआ, ऐड 4,800 कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। एक बार फिर से बोलूं ना बच्चे? देखो, 31 मार्च क्या ईयर था? 22। पंद्रह अप्रैल 22। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 50। कहने से 15 मार्च को मैंने सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस करा है। अब हम मार्जिन वार्जिन छोड़िए ना, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट की बात करूंगा मैं, 8,000 था। ठीक है, 8,000 गुड्स था, 10,000 सेल वैल्यू था, 20%, 8,000 गुड्स। तो जब यहां पर मुझे पेंडिंग अप्रूवल है, तो कायदे से पहले बताओ, क्या मैं इसका मालिक हूं 31 मार्च को? नहीं। कहानी जो मर्जी चले, 8,000 का सामान मेरी दुकान से अप्रूवल के बेसिस पे गया है, 31 मार्च आ चुकी है, क्या मैं इसका मालिक हूं या नहीं?
ठीक है, 100%। ठीक है, नहीं यार उनको मालिक बने रहने दो, तो स्कोप है शादी होने का यार, अब नहीं है। ठीक है, 10/4 को कुछ गुड्स वापस आ गए बेटे। मैंने जो ये 8,000 के बेचे थे कॉस्टिंग गुड्स, वो वापस आ गए। तो 10/4 को कितने परसेंट वापस आ गए? तो भैया 3200 के वापस आ गए ना। और क्या ये 3200 इसमें जुड़ा नहीं हुआ? तो भाई अगर ये जुड़ा हुआ है, तो मैं वापस जब इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ऐड थोड़ा ना कर दूंगा, तो डबल ऐड वो हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए कौन से वापस नहीं आए? मैं कह रहा हूं भाई, चाहे वो 15 अप्रैल के बाद एक्सेप्ट होते ना होते, मुद्दे की बात ये है इस पीरियड में वो गुड्स वापस नहीं आए हैं। और अगर वो गुड्स वापस नहीं आए हैं, पर मैं तो मालिक हूं 31/3 को, कितने गुड्स नहीं आए हैं? 4800 गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड बैक टिल 15th of April। बत्तीस सौ की। अच्छा एक बात बता, जब ये वापस आए होंगे, कौन सी डेट को वापस आए? 10 अप्रैल। तो जब तुमने गोडाउन खोला होगा 15/4 को, तभी पड़े हैं गुड्स। दिमाग में होता है स्टॉक उड़ा लेते हैं। तो भाई 10 को अगर गोडाउन में आ गए तो निकल पड़ा है दोबारा, तो 15 को तो गिनती में आ ही गया। जब 15 को मैंने गिनती करी है तब तो आ ही रहा है ना ये। और मैं क्या करूंगा बच्चे, 4800 को ऐड कर। आप मुझे बताइए, क्लियर है? ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है बेटे आगे वालों में से, मतलब दिस इज इजी। अप्रूवल वाला थोड़ा हुआ है पर इतना वो नहीं है, पर हाँ मतलब वो चीज है, बस कनेक्टेड रहना। हाँ इतना आसान से क्या? चलिए अगला देखते हैं। ये कई बार पूछा हुआ है, ये पिछले टर्म में भी हो सकता है, उससे पहले वाले में भी। आखिरी पॉइंट प्लीज फोकस पे रहिएगा। हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। द ट्रेडर हैज ऑल्सो, अच्छा ये ट्रेडर ने गुड्स रिसीव करे 8,000 के इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। प्लीज, मार्च में कितने रुपए के गुड्स आए हैं गोडाउन में? बट आर यू द ओनर? 20% ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय 31st March। 8,000 के गुड्स आए थे, 20% बिक गए, तो ठीक है गिनती में वैसे नहीं आए 15 अप्रैल में, तो वो अनदर 50% ऑन 15 अप्रैल, वो भी उड़ गए। पर कितने अभी भी पड़े हुए थे, तो आप तो गिन बैठे हो यानी कि उस 50,000 के अंदर 30% बैठा हुआ। 30% किसका? 8,000 का। 2,400 रुपए बैठा है, वो माइनस कर दीजिए प्लीज, माइनस कर दीजिए 2,400। एक बार सुनिए, अनसोल्ड स्टॉक माइनस कर देंगे 2,400 को। हाँ जी अब बोलिए। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन। गोडाउन इज द वर्ड ब्रो। अगर वो सिर्फ कह देता कि उसके हिसाब से, पेपर में मॉड्यूलेट हो सकता है भाई क्वेश्चन, वो कह दे कि उसका स्टॉक है एज पर हिज स्टॉक, तो मैं इसका कोई डिटेल में ना दूंगा। अरे तो ये तो मॉड्यूलेशन चलती है, और फिर ये मतलब टेक्निकल हो जाता है थोड़ा। कहिए साहब जी। क्लियर है बच्चे? ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हो? 8 नंबर का 10 नंबर का आता है। बन गया सबका आंसर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अभी आपको तंग नहीं करेगा, ठीक क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है बहुत सारा है, ये आसान है। आइए अब पढ़ते हैं एक बार, ठीक है? साथ साथ अब करिएगा। सब बच्चों का हो गया ना वो क्वेश्चन? चलिए। हाँ 79,366, प्लीज एक बार प्लीज निकाल लीजिएगा वो। आ गया।
ये टॉपिक टफ है, मतलब अगर तो बोलूँ तुम्हारे ओवरऑल अकाउंट्स में यही वाला एक है, और तो कोई ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा हैवी, हाँ ये वाला टफ है। हाँ जी, हो गया बच्चे? ओके, इलस्ट्रेशन में 10 देखना बच्चों। नहीं नहीं, हो जाएगा। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March was completed on 10th April. The valuation of which showed inventory figure of 16,75,000 at cost on the completion date. पहले ये दो लाइनों का मतलब समझते हैं। कैन आई से कि सर क्लोजिंग तो होती है 31st March को, लेकिन मैंने काउंट करना कब बंद करा? 10/4 को, और इस टाइम पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 16,75,000। तो मुझे तो भाई अब इस पीरियड की ट्रांजैक्शन कोई करना होगा ना मॉड्यूलेट, तो आप अभी पहले साथ साथ में ही फॉर्मेट बना लीजिए पहले, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, हमें कौन से दिन का निकालना है, लास्ट टाइम पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22। ऑब्वियसली 10/4 की गिनती कर रखे, 31 मार्च पे लेकर आ जाए। तो एक बार पहले फॉर्मेट बना लीजिए और लिख दीजिएगा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 10th April 16,75,000। ठीक है जी, ओके। आइए अब देखते हैं बच्चों, दोबारा पढ़ते हैं। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड वाज कंप्लीटेड ऑन 10th April, और इस दिन वैल्यू कितनी दे रखी है? 16,75,000 ऑन द कंप्लीशन डेट। आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 31st March, टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इन्वेंट्री, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर 68,750, यानी कि वो आगे के पीरियड की 31 मार्च से 10 अप्रैल की सेल बता रहा है 68,750। एंड व्हाट इज द प्रॉफिट मार्जिन? That's 1/3. That's 1/3 on cost. If something is 1/3 on cost, it is how much on sales? 1/4। डिनोमिनेटर में एक बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार बोलता हूं आपको, क्या आप मुझे सेल प्राइस बता सकते हैं इस पीरियड में? 68,750। मार्जिन क्या है सर? कितना अच्छा होता अगर 1/3 ऑन सेल लिखा होता, तो मैं इस वैल्यू का लगा देता सीधा 1/3 और मार्जिन आ जाता। पर कोई चीज अगर 1/3 ऑन कॉस्ट होती है तो वो 1/4 ऑन सेल्स होती। और अगर आपको भी ये करने में तकलीफ है तो भैया आप ऐसा मान लो, कॉस्ट एक्स, कॉस्ट को एक्स मान लो, प्लस 1/3 ऑफ एक्स इक्वल टू 68,750। जैसे कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। अगर मान ले कोई चीज 100 रुपए है सपोज कर, और अगर मार्जिन 10 है, तो मुझे बता सेल प्राइस क्या होगा? 110। अगर मैं इस मार्जिन का रिश्ता इससे निकालू कॉस्ट से, तो 1/10 नहीं है ये। और अगर मैं इसी का रिश्ता सेल से निकालू तो 1/11 नहीं। तो ये रिलेशन डिफाइन कर देता है कि डिनोमिनेटर में एक बढ़ा दोगे तो आ जाए। आप इसमें 100, 25, 75 जो मर्जी कर लो, वो रिलेशन बन जाता है। मुझे बताइए, आप क्या मुझे 1/4 ऑन सेल्स के हिसाब से कॉस्ट बता सकते हैं? हाँ, मैं एक बार बोल रहा हूं, रुक जाओ। आप मुझे सेल प्राइस बताओ। 68,750। और ये जो मुझे निकालना क्या है? कॉस्ट निकालना है ना। परसेंटेज क्या दिए हुए? 30, 33, 1/3। किस चीज का बोला हुआ है?
भाई 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो भाई ये कॉस्ट थोड़ा ना है, ये मेरे को तो सेल दी हुई है, तो इसको मैं सेल से कन्वर्ट करने के लिए 1/4 ऑन सेल नहीं कर सकता। ये क्लियर है सबको, ये कैसे आता है? ये देखना, अगर कोई चीज 1/10 ऑफ कॉस्ट है तो वो 1/11 ऑफ सेल हो जाती है। ये रिलेशन बना दिया, अगर कॉस्ट मार्जिन सेल। इसी तरीके से मैं एक और बना देता हूं, सारे बच्चे सुन लेना। अगर कॉस्ट 100 है और मार्जिन 20 है तो सेल प्राइस क्या होगा? तो बना लो रिलेशन, ये रहा 1/5 ऑन कॉस्ट, और ये क्या हो जाएगा? तो सेल के लिए आप करोगे तो एक डिनोमिनेटर बढ़ा दोगे आप। अब आप मुझे बताइए 1/4 ऑन सेल्स क्या आ रहा है आपका? ये रही सेल, ये रहा 1/4। 5/1, हाँ वो ले लेंगे, अभी कोई बात नहीं। 5/1, 5/6, 2.5 है, अभी 3 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें। अब आप मुझे बताइए इसका मतलब इसकी कॉस्ट कितनी आई? 68750 माइनस 51562 कर दो ना। अरे तुमने कॉस्ट ही तो निकाली है, कॉस्ट ही तो निकाली है, सॉरी। ना ना, कॉस्ट ही तो है वो, 17,000 तो मार्जिन है, तुमने सीधा कॉस्ट दो। मुझे बताइए 51562.5 सबका आगे है? करना क्या था इसको पर हमने? ये आगे के पीरियड की मेरी सेल थी, जिस वजह स्टॉक कम आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर दूं? प्लस कर दूं। ऐड कर रहे हैं ये, और इन्होंने राउंड ऑफ थोड़ा और 2 रुपए और वैसे कर लिया। एक बार ये भी कैलकुलेट करके देख लेना, 2-3 रुपए का फर्क आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कर सकते, 2 30 का ही कर दो शायद, ऐसे ना करना। पहला वाला क्या है, ये लिख लीजिए, लाइन भी लिख लीजिए और अमाउंट लिख दीजिए। यार इन्होंने क्या करा होगा, 1/3 ऑफ कॉस्ट है ना, इन्होंने इसका सीधा 75% कर दिया ना, सॉरी, हाँ 68750 का 75% कर, फिर वही आएगा 0.5 तो वही आ रहा है, तो आप लिख लेना, वो कोई दिक्कत नहीं। बताइए क्लियर है? डेसिमल छोड़ दो, 51562 लिख दो तो बताइए, यहां तक क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखिएगा बच्चे। परचेज फॉर द नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री अमाउंटेड टू 90,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। मतलब आपकी परचेज कितने की हुई? 81,000 की। 31 मार्च और 10 अप्रैल के बीच में आपकी 81,000 की परचेज है, जिस वजह से वहां पे स्टॉक बढ़ा हुआ आ रहा है। क्या कर दो, माइनस कर दो। लेस परचेज फॉर नेक्स्ट पीरियड 81,000। क्लियर है? ओके, आओ बेटी, अगला पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग दिस पीरियड goods were added to inventory at a markup price of 3,000 in respect of sales return। आराम से पढ़ना। वैसे एक बात बताऊं आपको, मार्कअप होता है प्रॉफिट, ठीक है? मार्कअप क्या बोला जाता है? प्रॉफिट होता है। तो ऐसा इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि ये प्रॉफिट का अमाउंट है, तो मैं सेल्स रिटर्न का अमाउंट निकाल रहा हूं। आप ऐसा नहीं सोच रहे, वो अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मार्कअप का मतलब प्रॉफिट होता है, तो क्या ये दिमाग में नहीं आ सकता जब आप रिवाइज करोगे? मार्कअप प्राइस ऑफ 3,000, हालांकि एकदम क्लियर बोलना वो ये है कि वो ये सेल्स रिटर्न ही बोलना चाहता है, ठीक है जी? हाँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। तो अब आप मुझे बताइए, ठीक है? अब एक बार मतलब वो मैंने बताना था, मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ। इन 10 दिन के अंदर 3,000 रुपए के गुड्स वापस आ गए, सेल्स रिटर्न है ना, मैंने बेच दिए थे, वापस आ गए, जिस वजह से 10 अप्रैल को बढ़ गए होंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए कितना? 3,000। 3,000 में से मार्जिन तो हटा दो ना। हाँ, तो 3,000 अगर सेल है
और 1/3 ऑन कॉस्ट था, तो 1/4 ऑन सेल हो जाएगा 750 रुपए, तो 2250 रुपए माइनस करो। सर एक बार बताना। हाँ जी बता दूंगा अभी। हाँ जी बोलिए। सेल की वैल्यू है 3000 और प्रॉफिट का रिलेशन क्या चल रहा है? 1/3 on cost. If something is 1/3 on cost, is 1/4 on sales. So 3000 का 1/4 750. 3000 का 1/4 750 आ रहा है ना, तो कॉस्ट तो 2250 ही हुई ना जी। इसका मतलब 2250 कॉस्टिंग गुड्स रिटर्न हुए, पर मैं तो 31 को उसका मालिक नहीं था, तो मैंने माइनस कर दिया। कही क्लियर है? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? आइए आगे बढ़ते। आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग, मतलब जब 10 अप्रैल को करा, आसान पॉइंट है क्वेश्चन। इट वाज फाउंड दैट देयर वाज सर्टेन वेरी ओल्ड स्लो मूविंग आइटम कॉस्टिंग 1150 व्हिच शुड बी टेकन एट 5250 टू इंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। वो कह रहा है भाई इतना महंगा स्टॉक है 11250 का, भाई ये नहीं बिकेगा, इसकी वैल्यू गिरा दो, कितनी वैल्यू कर दो और ये बिक जाएगा। तो इसका मतलब मैंने तो 11250 कंसिडर करा होगा, तो मैं कितना माइनस करूं जो 5250 आ जाए? तो आप देखेंगे लेस लॉस ऑन रीवैल्यूएशन लिख रहा है, कौन? स्लो मूविंग इन्वेंट्री 6000। भाई 11250 की इन्वेंट्री है, 31 को भी थी मेरे पास 11250 की, 10 अप्रैल को भी है, और मैनेजमेंट ने डिसाइड करा इसकी वैल्यू गिरा दी 11250 की चीज को कितना कर दीजिए 5250, तो 6000 से तो गिराना ही पड़ेगा ना। 31 मार्च को मैं ये नहीं बोल सकता ना कि 11250 है, राइट ऑफ कर दिया मैंने 6000 31 मार्च को। और दैट डिसीजन मैंने लिया जब 10 अप्रैल को काउंट करा 11250, तो मैं बोला नहीं नहीं इसको 6000 से गिरा दो। कौन सी डेट से? 31 मार्च से। क्लियर है बच्चे? लास्ट पॉइंट है बेटा, ड्यू टू हेवी फ्लड्स certain goods costing 15500 were received from supplier beyond delivery date of customer। क्या बोल रहा है सर ये? भाई एक होता है सप्लायर जिससे हम सामान खरीदते हैं, कस्टमर को सामान बेचते हैं। एग्जैक्टली मैंने कस्टमर को बोला था कि मैं आपको ना, आज क्या डेट है 28 जुलाई, 31 जुलाई को सामान भिजवा दूं, इस भरोसे पे कि मैंने सप्लायर को बोला था भाई भिजवा दियो 31 को। पर क्या सप्लायर ने भेजा? नहीं भेजा। यही तो लिख रहा है वो, देखिएगा certain goods were received from supplier beyond the delivery date। जो मैंने कस्टमर को कमिट करा था तब तक सामान ही नहीं आया मेरे पास। कस्टमर था मेरे पास और उसको मैं बेच देता, लेकिन जिस डेट पे कस्टमर ने बोला आई वॉज अनेबल टू प्रोक्योर फ्रॉम द सप्लायर। और कितने रुपए के गुड्स? एज अ रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड टू बी 12500। वो कह रहा है भाई एग्जैक्टली 15500 का सामान है, 12500 पे गिराना पड़ेगा, 3000 की वैल्यू गिरा दोगे आप, इसको भी आप लेस कर देंगे। कौन से दिन हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? चाहे उस दिन हो रहा हो, लेकिन कंक्लूडिंग बात यह है कि मैं 31/3 को भी अपनी वैल्यूएशन गिरा रहा हूं। ठीक है, 3000 से मैं वैल्यू गिरा दूं। रिडक्शन इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट। तो आगे की मतलब पहले तो आप क्या मतलब मैनेजमेंट इज डिसाइडिंग कि ऑन 31 मार्च आल्सो वी आर डूइंग दिस। चीज को सोई माना जाएगा। हाँ ये मान एज्यूम कर रहा है। ओके कहिए सर, समझ आया? क्या होगा बेटे? आप मतलब जैसे हटा के मुझे पता रहेगा, बट देख आने तो 2 रुपए का फर्क, कोई बात नहीं। हाँ 62 ले, दैट्स माय। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक?
दो का फर्क आने दो बेटे, कोई बात नहीं। हमदान जी, दो का गैप चल रहा है ना, 3-1, दो का गैप बने रहना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? ओ माय गॉड बेटे, इलस्ट्रेशन आपकी सारी हो चुकी है। अरे अभी मैं यार सुबह उठ के नोट्स बनाता हूँ यार आपके लिए यार। अगर मैंने नोट्स दिखाए तो कर लोगे क्वेश्चन? बना कर लाऊंगा जी, क्वेश्चन करो। ये देखो अभी देखना। हाँ आज सुबह बनाया है, ये देखो। बेटे आपकी ड्रीम जॉब, बस थोड़ी हरकतें सुधार लो, जॉब लग जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ हर बार डेली का यही है तुम्हारा, शुरू कर देते हैं। अरे मैं समझा ही नहीं रहे हो, अभी आपको सॉल्व करना है, मैं समझा नहीं रहा। लॉ की क्लास नहीं है। देखो मेरे को ना 2 क्वेश्चन कराने हैं, पर एटलीस्ट एक तो कराऊंगा अभी, ठीक है? हाँ ये वाला तो अभी होगा, ठीक है? तो आइए एक बार, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हो सकता है जैसे ऑनलाइन 15 मिनट बुला लूं आज रात को, भी मुझे इन्वेंट्री खत्म करना है, अभी हैवी हो जाएगा इसलिए भी मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ। चलो ठीक है फिर अभी करा रहा हूं। चलो क्वेश्चन तो करें, ये क्वेश्चन कर यार, परसों का ना वो है यार, पार्टनरशिप कराना है मुझे, पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन एक बचा हुआ टॉपिक। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान showed a net profit of rupees 6 lakh after considering the closing stock of 3,75,000 on 31 मार्च 2022। ओ माय गॉड, हमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटे? 6 लाख रुपए का, और क्लोजिंग स्टॉक 3,75,000, और ये तो सर उसी दिन का दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए जरा एक बार आपको पहले फॉर्मेट दिखा रहा हूं। अगर प्रॉफिट 6 लाख है तो डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट। और क्लोजिंग स्टॉक एसेट मेरा बना हुआ है 375 का, बहुत अच्छी बात है। जितना जितना जैसे बोलूंगा ना उतना उतना लिखना बेटे। एक लेजर बनाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख, क्योंकि प्रॉफिट करेक्ट नहीं होंगे आपके, बनाना पड़ेगा। अभी आप बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, समझ आता जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 3 का इलस्ट्रेशन हो गई तुम्हारी। छह लाख लिख दिया, और बेटे एक आपको स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री दिखेगी कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, कितने का? 3,75,000। हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी जगह छोड़ के पीएनएल का 6 लाख क्रेडिट लिख दिया, और इधर 3,75,000, यही गिवन था ना मेरे को? आइए 3,75,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था ऑन 31 मार्च। ओके आगे सुनिएगा। Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of books. सबसे पहला पॉइंट, purchase for the year includes 15,000
पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। आपने परचेज करा, क्या परचेज करा आपने ना, हाँ ठीक है, हाँ आपने परचेज क्या करा वैसे, नहीं इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, परचेज इंक्लूड 15,000 पेड फॉर इलेक्ट्रिक, मतलब आपने, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स यानी कि फिक्स्ड एसेट परचेज करा था, पर आपने किसको डेबिट कर दिया, बट आप ध्यान से सुनिएगा, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे गोडाउन के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फिटिंग्स रख दी होगी तो मेरे स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं। मान लो मेरी मोबाइल की शॉप है, ये तो अकाउंटेंट से गलती होगी ना कि उसने उसको परचेज मान लिया, आप समझ रहे हो। देखो मान लो अगर एक गोडाउन है, एग्जैक्टली स्टॉक इज परफेक्ट, दिक्कत क्या है, वो अकाउंटेंट ने परचेज को डेबिट कर दिया रादर देन डेबिटिंग द इलेक्ट्रिक। पहले आपके दिमाग में ये बैठना चाहिए कि मेरे स्टॉक वेयर हाउस जो है उसकी गिनती में, उसकी एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं। गलती अकाउंटेंट से हुई है कि उसने जो परचेज करा था, क्या परचेज करा था उसने, इलेक्ट्रिक फिटिंग, उसको एंट्री डालनी चाहिए थी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स टू कैश, उसने डाल दी, तो अब क्या एंट्री डालू, इलेक्ट्रिक फिटिंग टू परचेज, और आप इस एंट्री से बता दो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा। क्या बात कर रहे हो आप, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट हो रहा है, एसेट टू परचेज कर रहे हो आप, नॉमिनल अकाउंट कौन सा है इसमें से, परचेज, परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं आप। हाँ ये देखिए, आप पहले मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स टू परचेज होगा 15,000, 15,000, वो बड़ी महंगी महंगी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स होती है आज के टाइम पे भाई। एक्सपेंस मान नहीं रहा इंस्टीट्यूट, एसेट ही मान रहा। एंड इफ आई टेल यू, इलेक्ट्रिक फिटिंग 1 साल से ज्यादा का एसेट होता है आपका, एसेट मानना इज ज्यादा नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फिटिंग कभी भी खर्चा, छोटा मोटा खर्चा होता तो अलग है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स होता है, फिक्स्ड एसेट भी होता है, अगर पूरे घर के अंदर जो वायरिंग हो रही है वो खर्चा नहीं होता भाई। हाँ, हाँ जी क्या कह रहे थे दोस्त, क्लियर है। तो आप मुझे बताइए, बिकॉज ऑफ दिस आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब मैं एक बार के लिए परचेज की जगह पीएनएल लिख दूंगा तो सही है ना, तो आप मुझे बताइए जो पीएनएल आप बना रहे हैं उधर बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग करके 15,000 से बढ़ा दो ना आप। मैं आपको आंसर दिखाता जाऊंगा साथ साथ। बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, पूरा डबल अकाउंटिंग इतना सही नहीं जा रहा होगा, पर जिस एक्सटेंट तक जा सकता है वो जाएगा, 15,000। यहां तक क्लियर है। Hanuman gave away goods valued 40,000 as free samples for which no entry is made in the books. Now again my question to you is, क्या मेरा स्टॉक गलत है 375। अगर मैं गोडाउन में घुस के मैंने बांट दिया तो गोडाउन से तो कम हो ही चुका होगा, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री में तो गिनती में कम हो ही गया होगा, तो सिर्फ अकाउंटेंट की मिस्टेक। और अकाउंटेंट ने क्या करा, 40,000 के फ्री सैंपल्स दिए, क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं। एग्जैक्टली, फ्री सैंपल्स टू परचेज, फ्री सैंपल खर्चा है और परचेज क्रेडिट कर रहे हो, तो फ्री सैंपल जब डेबिट करा तो नुकसान, जब टू परचेज करा तो फायदा, नेट नेट प्रॉफिट भी सेम, क्योंकि आपकी एंट्री क्या है, फ्री सैंपल टू परचेज। आप रियलाइज करिए दोनों नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिटेड, कोई भी फर्क नहीं आएगा इसे पीएनएल पे, पर दिखाना होगा, बिल्कुल दिखाना होगा। आइए, आपको 40,000 ना दिखाना पड़ता है, 40,000 प्रॉफिट बढ़ता हुआ भी दिखेगा, 40,000 प्रॉफिट कम होता हुआ भी दिखेगा। नाम कोई भी चला लीजिएगा, डबल एंट्री ऐसी नहीं चल रही, सैंपल के नाम से और इधर एडवर्टाइजमेंट लिख दिया। हाँ जी, हाँ जी,
एंट्री क्या थी, हमने इफ वी आर रेक्टिफाइंग, हम एंट्री क्या डाल रहे हैं, सैंपल टू परचेज, दोनों के दोनों के आपके, जब हमने सैंपल को डेबिट करा, इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया, तो वो यहाँ आ गया। और जब आप टू परचेज कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ गया, तो वो यहाँ आ गया। दोनों नॉमिनली है ना। सही है, क्लियर है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको। आइए सब, इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग 2.5 लाख have been entered on 27 मार्च। इनवॉइस होता है बिल, तो कौन से दिन का बिल है, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द, यानी कि आपने परचेज करी 2.5 लाख की, बहुत अच्छी बात है, आपने परचेज की एंट्री डाल दी, हैव बीन एंटर्ड, पर क्या वो जो गुड्स हैं 2.5 लाख के, ऐसा हो सकता है कि सर मेरे पास इनवॉइस तो आ गया पर गुड्स नहीं आया अभी तक, वो यही बोलना चाह रहा है कि गुड्स नहीं आया अभी तक, पर क्या आप इसके मालिक हो, बोलो भाई बिल आ गया भाई हमारे हाथ में, तो आप समझो परचेज की एंट्री तो डली हुई है, पर स्टॉक की एंट्री नहीं डली हुई, और स्टॉक की एंट्री डालोगे तो क्या डालोगे, इसका मतलब क्या 375 में 2.5 लाख है, नहीं है, तो बढ़ाइए इसको, कैसे बढ़ाओगे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, और जब आप ये एंट्री डालोगे, जब क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग करते हो या क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज करते हो, क्या आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ जाता, तो आप नेट प्रॉफिट वाली सिचुएशन में भी बाय स्टॉक करोगे, 2.5 लाख से बढ़ाओगे, और नीचे स्टॉक के अंदर भी 2.5 लाख से बढ़ाओगे, दोनों जगह जाएगा ही। तूने परचेज करा, बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड कर लिया, तेरे पास स्टॉक आ गया तेरे पास, वो क्या बोल रहा है, बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टॉक, दैट मीन्स इस 375 के अंदर वो नहीं है, तो होना चाहिए ना भाई, तो एंट्री क्या, एंट्री से पकड़िया, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, टू ट्रेडिंग बोले टू पीएनएल, अगर मैं करेगा तो क्लोज स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो मैं प्रॉफिट बढ़ाई तो रहा हूं अपने, जब क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग होता है तो ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखता था, पर अभी तो एक ही लेजर बन रहा है ना पीएनएल, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक करूंगा 2.5 लाख से बढ़ा दूंगा, और नीचे स्टेटमेंट में भी 2.5 लाख का स्टॉक बढ़ा दूंगा, क्योंकि 375 नहीं है, 375 में 2.5 लाख जोड़ूंगा। देखते हैं बेटे एक बार, आइए, इफ यू सी, ये बाय स्टॉक आ रहा है, एंड विद दिस आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि एंट्री क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज या टू ट्रेडिंग, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ही आएगा ना बच्चे। रही बात नीचे, 2.5 लाख नीचे भी दिखाएगा, क्योंकि गिनती में नहीं आया भाई वो, कहिए साहब जी, क्लियर है, लास्ट पॉइंट बेटा, इन मार्च 22 गुड्स ऑफ ₹2 लाख सोल्ड, बहुत अच्छी बात है, बेचा है जी, एंड डिलीवर्ड, डिलीवर्ड का मतलब क्या हुआ बच्चे, आपके गोडाउन से भी निकल चुके हैं, बट वर टेकन इन द सेल्स फॉर एक, क्या बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे गुड्स बिके कब है आप, और आपने गोडाउन से भी निकाल दिया उसको, लेकिन आप सेल्स कब ट्रीट कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए क्या अकाउंटेंट ने सही करा, तो अकाउंटेंट को जो उसने मार्च में सेल रिकॉर्ड करी है, वो उसको क्या करना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए, तो जब सेल करी थी तो एंट्री डाली होगी, मान लो डेटर टू सेल्स, अब क्या कर देगा, क्या आपके प्रॉफिट कम नहीं हो जाएंगे, आइए एक बार पीएनएल में देख, एक सेकंड बच्चों में आ रहा हूं। एक बार देखना बच्चों में आ रहा है।
अभी मुझे 2 लाख से क्यों हो रहा है? सेल्स को बिना ऊपर सेल्स ट्रेंड बस पे फील्ड की बात कर रहे हैं फील्ड में क्या पहुंच गया और आप तो ऊपर ही परचेज मतलब सेल्स तो डायरेक्ट कर दिया ये ना बाइंग सेल्स को 2 लाख में डाल दिया सर ने सेल्स को सेल्स को डायरेक्ट हुआ मैं सेल्स डायरेक्ट हो ना तो उसको किसके तरह डाल दिया सेल्स तो पीएनएल हो गई राइट सेल्स तो सेल्स की एंट्री सर ने बोला कि इसकी रिवर्स कर देंगे रिवर्स कर तो सेल्स की एंट्री के तो फिर इसके अंदर ये बाय सेल्स पीएनएल में क्या गई सेल्स फिर यहाँ पे बाय सेल्स हो गया और एक और नहीं वो तो ऊपर प्रॉफिट, एक मिनट रुकने, क्या पॉइंट था एक बार? कौन सा था भाई ये 2 लाख वाला? एक बार देखते हैं। In March 2022, goods of the 2 lakh goods of rupees 2 lakh sold and delivered। क्या मैं कह सकता हूँ मार्च की सेल है और मार्च में से स्टॉक निकल भी चुका होगा, 31 मार्च को माइनस ही होगा। were taken for the sales of April 22। आप मुझे बताइए कि अप्रैल 22 की सेल है, तो क्या मैंने मार्च में सेल रिकॉर्ड करी? तो मुझे सेल रिकॉर्ड करनी चाहिए ना, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा? डेटर टू सेल्स। तो इससे क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आप देखिए पता नहीं, मैंने तो पहले कम ही हो जाएगा बोला था भाई।
पहले क्या बोला था मैंने? मुझे बताइए, अरे भैया मार्च की सेल है तो मार्च में रिकॉर्ड करोगे ना? मार्च, एक मिनट, एक बात सुनिएगा, एक बात सुनिएगा, समरी बनाइए एक बार बात की। कितने रुपए की सेल थी? कौन से महीने की सेल थी? मार्च की। तो कौन से महीने में रिकॉर्ड होनी चाहिए? पर हुई किस में थी? तो मार्च में रिकॉर्ड करो ना, मार्च में कर दो। वो तो देख अगले साल के अकाउंट्स ठीक करूंगा फिर, पर मेरे को 31 मार्च तक का प्रॉफिट सही करना, समझ रहे? तो बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा दूंगा। दैट इज, प्रॉफिट अगर मेरा बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चे? क्रेडिट हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे बेटर होता बाय डेटर लिखते तो और अच्छा होता, डेटर टू सेल्स हो रहा है या कुछ हो रहा है, पर कोई बात नहीं, उन्होंने सेल लिखा हुआ 2 लाख। हाँ, यार ये तो नाम है कुछ गलत, कोई लॉजिक के लिए क्या होना चाहिए था? डेटर्स टू पीएनएल एडजस्टमेंट। बाय डेटर होता तो ज्यादा अच्छा होता, पर वो बिल्कुल रिलेटिव। हाँ मतलब ठीक है, पर ये भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, समझ रहे? ओके, एक पॉइंट और है क्या इसमें? एक बार रीड करेंगे, आप बताना बेटा, पॉइंट देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस इन मार्च 22। ओके, यानी कि मार्च के अंदर 75 जगह गुड्स बेचे गए हैं, हालांकि ऑन रिटर्न बेसिस बेचे गए एट अ मार्जिन ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। क्या आप मुझे बता सकते हैं 25,000 ना करने की क्या जरूरत है? वो जब ये भी कॉस्ट और ये भी दे रखा है, क्या कर रहे हो? सीधा 1/3 क्या हो गया? 25,000। तो सेल प्राइस 1 लाख हो गया। दो द अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल, यानी कि एक्चुअल सेल कब की है वैसे? ना ना, आपने मार्च में अप्रूवल दिया, ठीक है, पर इसकी अप्रूवल कब आई है और आपने सेल कब ट्रीट कर ली इसको? सही करा आप। एक, व्हाट इज द सेल प्राइस? 1 लाख, ठीक है, अप्रूवल पे दिए 31 मार्च तक। कोई कंफर्मेशन है आपके पास? कब है कंफर्मेशन? तो इफ आई कंक्लूड ये सेल किस पीरियड की है? अप्रैल की है, और आपने कब ले लिया? सही करा आपने, मतलब आपने एंट्री डाल रखी है डेट टू सेल, काटो भाई उसको। आप समझे नहीं यार, यही तो मैंने सेल क्रिएट करा होगा, ठीक है, तो मुझे रिवर्स वो तो समरी वे में बोलेगा ना वो आपको। मैंने तो आपको डिटेल्ड बताया कि सेल होती है फिर रिवर्स करते हैं, ठीक है, मैं तो आपको बताया सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम से आपने क्या ग्रो करा था? सेल नहीं मानी जाती ना उसकी। हमने वो पूरा प्रोसेस फॉलो करके क्या माना? क्या सेल मानी जाती है? नहीं मानी जाती? नहीं मानी जाती। अगर पेंडिंग है, मैं उस साल की सेल मानूंगा उसको? मैं नहीं मानूंगा। अरे ऐसे समझ आना चाहिए, ऐसे क्या इतने में हो जाते हो, समझ नहीं आ रहा सब। हाँ जी बोलिए। एक बार फिर से बोलना। यही तो है यार, हाँ, ठीक है, और आप इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप एक बार सुनिए प्लीज। सर ये रिटर्न बेसिस पे तो दिया था, लेकिन मार्क्स में एंट्री डाली इस मार्क्स से रिवर्स की एंट्री। एग्जैक्टली, वो रिवर्स की एंट्री नहीं करी इसने। अब वो उतना डिटेल नहीं बताता, वो सिर्फ कहते हैं कि सेल मान रखी है। तो आपको समराइज वे में समझना है कि इस पीरियड की सेल नहीं थी वो, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा ना बच्चे। आप सुनिए एक बार, अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ, अभी एक बार दोबारा बोल रहा हूं। गुड्स की कॉस्ट थी 75,000, सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे था, और मार्जिन था 1/3 ऑन कॉस्ट, सो द सेल प्राइस वॉज 1 लाख। बट आपने इसको कब की सेल मान ली? मार्च 22, विच इज रॉन्ग। तो आप मुझे बताइए, पहले सेल ठीक करोगे नहीं करोगे? क्या एंट्री डालोगे सेल ठीक करने? आपने सेल ट्रीट करा हुआ है, डेटर टू सेल करा हुआ है, अब क्या कर दोगे? सेल्स टू डेटर। तो 1 लाख से अपने पीएनएल को कम कर दो ना, सेल डेबिट हो रहा है, हाँ, टू साइड पे, टू डेटर 1 लाख, आगे सुन लो बात।
आ रहा हूं उस पे। पहले आप बताइए पीएनएल में 1 लाख डेबिट हो गया, समझ आया आपको? अब आगे सुनिए आप। ना ना उस पे आ रहा हूं मैं एक बार, पहले 1 लाख का बताओ मेरे को। 1 लाख क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, अगर तुम मार्च की सेल मान रहे हो, मतलब तुम तो अपने आप को मालिक भी नहीं मान रहे, पर मालिक तो तुम हो। तुम मालिक हो तो स्टॉक की भी गिनती में लो उसको, कितने की स्टॉक है। तो क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो इससे आपका प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा, और नीचे स्टॉक की स्टेटमेंट में भी 75 ऐड हो जाएगा। दिखा रहा हूं अब आपको आंसर, रुक जाओ एक बार। पहले आप सब बच्चों ने 1 लाख लिखा होगा यहाँ पे, अब आपको 75,000 दिख रहा है डेबिट साइड पे, आई एम सॉरी ऑन क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड भी तो करोगे। यार एक बात बताओ, अगर तुमने मार्च में सेल मान ली है, तो ये तो ऑब्वियस बात है ना कि तुमने उसको स्टॉक अपना नहीं माना होगा। इफ आई एम ट्रीटिंग समथिंग एज सेल्स इन मार्च, तो क्या मैं उन गुड्स को अपना स्टॉक भी बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या वो स्टॉक, वो जो 75,000 का है, क्या मैंने रिकॉर्ड करा? नहीं करा। नहीं करा तो रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो ये रहा बाय क्लोजिंग स्टॉक। भाई तूने सेल मान ली, मार्च में सेल मान ली थी, अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ चल तूने जो मान लिया, तो क्या तूने वो जो स्टॉक था, तूने उसको अपना मालिक माना होगा? नहीं माना होगा? एग्जैक्टली, तो मालिक मानना पड़ेगा, समझ रहे? तो स्टॉक भी तो बढ़ाना अपना, और स्टॉक बढ़ाएगा तो नीचे भी 75,000 ऐड करो। क्योंकि तुमने जो स्टॉक लिया था 375, तुमको क्या लग रहा है तुमने 75,000 गिना होगा तुमने? जब मैं उसको सेल लेके बैठा हूं तो मैं गिन कहां से लूंगा उसको? हैवी है बेटे एक एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, 20-25 मिनट आराम से लगता है। नाम डाल दे, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दे। 5 मार्क्स की तो आएगा ना यार, कितने मार्क्स है? 5 10 नहीं नहीं कर लेना यार, मतलब सर क्रेडिट साइड इसके ऊपर आया स्टॉक जो 2.5 लाख है, इसी बोला था। इसमें क्या था, आपने ना सेल्स एक बार पढ़ता हूँ, पर ये वाला करना जरूरी है तो ही आप आते हो। देखिए एक बात बता, इनवॉइस ऑफ द गुड्स अमाउंटिंग 2.5 लाख, मार्च 22 में तूने गुड्स को बेचा और डिलीवर कर दिया, तो तेरी सेल, तेरे को इतना समझ आ रहा है मार्च की सेल, पर आप कर रहे हो इसको सेल्स, सेल ऑफ अप्रैल। तो मुझे एक बात बता, अगर तू अप्रैल की सेल ले रहा है, मैं कह रहा हूँ छोड़ना, तू सेल कब ले रहा है? तूने मार्च में ली सेल, ली नहीं तो लेगा सेल, उसको सेल दिखा, डेटा टू सेल कर, प्रॉफिट बढ़ा अपना। लेकिन मेरा बच्चों से एक सवाल है, पूछता हूँ एक बार, देखता हूँ आप क्या आंसर देते हो इसी पॉइंट पे दोबारा, फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में क्या आपने मार्च में सेल ली थी? नहीं। तो आपने सेल ले ली, प्रॉफिट बढ़ा दिया बोला, पर अगर हमने सेल नहीं ली थी तो स्टॉक तो आपने अपना मान लिया होगा। तो क्या स्टॉक में से भी जो मैंने अपना मान लिया? एग्जैक्टली, वाई? बिकॉज इट्स रिटर्न डिलीवर्ड, और जब डिलीवर हो गया तो गोडाउन में नहीं पड़ा हुआ तुम्हारा। हाँ, मतलब एक सोच इधर आ सकती है, 2 लाख की सेल थी जो कि मैंने मार्च में नहीं ली, बट क्या इसका एक और मतलब साथ में कंक्लूडिंग नहीं होता? दैट मीन्स ये जो स्टॉक है इसका मालिक मैंने खुद को माना होगा, और अगर मैंने खुद को माना होगा तो मैंने तो 375 का स्टॉक में मैं तो इसका मालिक मान गया हूँ। ये भी तो मतलब निकलता है। पर फिर एग्जैक्टली अगर आप कीवर्ड देखोगे, अगर आप कीवर्ड देखोगे, सोल्ड एंड डिलीवर्ड का मतलब बहुत गहरा होता है। मतलब गोडाउन से सामान निकला और कस्टमर पे चला गया, तो और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलती है? गोडाउन की टोटलिंग करी जाती है, तो इसलिए स्टॉक ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया था आपका। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेल का आपको कंसिडर करना था कि भाई मैंने सेल दिखाई, क्योंकि नहीं तो आपको तो ये बात यहां पे भी बोल सकते थे आप
अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो खराब होती जाएगी बात। पर आपको एक पॉइंट बताऊं, ये कहानी बन रही है आप समझ रहे हो? अगर मैं चाहूं ना आपको एक एक लाइनर में बहुत शॉर्ट में बता दूं, पर अगर आप ऐसे नहीं फंसोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, बहुत इंटेंस है टॉपिक, समझ रहे हो? तो कुछ कई लॉजिक्स हैं और इसकी आपको बार बार वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं जी, और नेक्स्ट क्लास में इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन करेंगे और पार्टनरशिप भी करेंगे, टेस्ट नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।